तो आज की वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक देखने वाले हैं। सीधी सी बात है, हमने देखना है कि किस तरीके से वाटर बॉर्न पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं, जो यानी कि जो वाटर में क्रिएट होने वाले, वाटर में पैदा होने वाले जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या आप घाटा करते हैं या कह सकते हैं उनसे थोड़ी डिजीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखना है जो कि बहुत ही एक आसान टॉपिक है, इसलिए हमने इसको छुआ नहीं है। कहेंगे तो बता देंगे, वरना जनरली जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं वो लोगों को पता ही होता है कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो वाटर बॉर्न होते हैं। उसके बाद इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीवेज के डिस्पोजल में क्या रोल है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपका देखना बनता है, तो इसे आप देख लीजिए। ये भी कोई खास नहीं है, इसे भी आप आसानी से कुछ मिनटों में क्लियर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, एक बात यहीं पर क्लियर करते चलिए, ये सब कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करने की तो कोई बात ही नहीं है। इनका आपके ब्रेन के ऊपर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है। आप इसे जनरली बस समझ लीजिए, पेपर में आपको पर्याप्त है। इस तरीके के टॉपिक्स को आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसे याद किया है, ठीक है। ये चीज़ें आप एक बार समझ लेंगे, ऐसे ही आपके दिमाग में रहेगी। ये आपके ब्रेन पर कह सकते हैं जोर डालने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाएं तो 100% वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करके ही आने। चलिए देखिए कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मैनी डिजीज टू एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स, बट दीज टीनी ऑर्गेनिजम्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। ठीक है, सीधी सी बात है कि वास्तव में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी डिजीज को कॉज करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। बट दीज टीनी ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये टीनी ऑर्गेनिज्म है, ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए कई अन्य तरीकों से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वन सच इंपॉर्टेंट यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट और सीवेज डिस्पोजल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। तो वही चीज़ लिखा है कि इनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट यूज इनका सीवेज ट्रीटमेंट में है या कह लीजिए सीवेज के डिस्पोजल में है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आता है तो ले आइए। क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ऐसा क्या कर देते हैं माइक्रोब्स कि सीवेज ट्रीटमेंट में बड़ा वो हेल्प कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा देते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं? तो समझिए कि द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेजेंट इन द सीवेज। ठीक है, क्या करते हैं माइक्रोब्स जो उस सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, यानी कि ऐसे समझिए जो जटिल फॉर्म था उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो उस सीवेज ट्रीटमेंट वाले यानी कि उस सीवेज डिस्पोजल में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको तोड़कर, उनको ब्रेक डाउन कर को उनको सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं कि वो ताकि आसानी से या कम हार्मफुल होकर एटमॉस्फेयर में जाए, हमारी नेचुरल बॉडीज में जाए, ताकि वहां पे अन्य जो जीव जंतु हैं उनको कम से कम हानि पहुंचाए। बाकी समझिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है। हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं पढ़ना है कि हमें उसके प्रोसेस को पढ़ना है, किस तरीके से पानी को फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है, वो नहीं समझना है। हमें समझना है कि उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। लेकिन मैं थोड़ा सा अन्य चीज़ें भी बता दे रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, जानते रहिए। द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स of the sewage waste are divided into separate chambers in a sewage treatment mechanism and they are decomposed and channelized for different purpose। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा कहना है कि जो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट होते हैं सीवेज वेस्ट के अंदर वो डिवाइडेड हो जाते हैं अलग अलग चैम्बर में, सेपरेट चैम्बर में। ठीक है, जो सीवेज ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत ये सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं। दे आर डिकम्पोज्ड, उसके बाद ये अपना डिकम्पोज्ड होते हैं और अलग अलग पर्पज़ में इसका यूज किया जाता है। ये डिकम्पोज होके ये मैन्यूर बन जाता है और फिर ये एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज किया जाता है और बायो
गैस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी बना के भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए लिखा है कि डिफरेंट पर्पज़ में फेस को चैनलाइज्ड कर दिया जाता है, इनका अलग अलग स्थानों पर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा बात आई कि ये जो सीवेज वाटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें आपके घर के कचरा हो सकता है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रेन वाटर होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज किया गया पानी होता है, और भी जो घर के द्वारा डोमेस्टिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको डिस्कार्ड किया जाता है, जिसको बाहर निकाला जाता है, वो सभी इस सीवेज वाटर के अंतर्गत होते हैं। बाकी इसके अलावा अन्य जो फैक्ट्रीज कंपनीज होती हैं वहाँ के जो केमिकल्स कचरे भी होते हैं वो सब भी इन्हीं के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, तो वो भी एक पार्ट हो जाएगा सीवेज का। तो इन सभी सब्सटेंसेस का ट्रीटमेंट इस मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है ताकि ये जो इसके अंदर प्रेजेंट हार्मफुल पैथोजेंस हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जाके उसको हार्म ना पहुंचा पाएँ। तो इस तरीके के माध्यम का यूज करके हम इसे रीयूजेबल बनाते हैं, यानी कि इन पानी को वापस से हम यूज करने के लायक बना पाते हैं। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट इज डन इन 2 स्टेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको कहीं कहीं पे ये 3 स्टेजेस में देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। चीज़ें वही है, हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं समझना है, हमने समझना है, ये तो बस मैं एक बेसिक है तो बता दे रहा हूँ, आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा हूँ। हमें समझना तो सिर्फ यही है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सीवेज के डिस्पोजल में क्या रोल निभाते हैं, या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद देखिए, ह्यूमन एक्सक्रेटा इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इट अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स आउट ऑफ विच मैनी आर पैथोजेनिक, सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड etc। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। हम इसे पहले लेस टॉक्सिक बनाते हैं, पहले इसकी जो गंदगी है उसको कम करते हैं, उसके बाद ही हम इसे नेचुरल बॉडी में, वाटर बॉडी में डालते हैं, चाहे आपका नदी हो गया, तालाब हो गया, इस तरीके की नेचुरल बॉडीज़ में हम इनको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले बहुत हार्मफुल होते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा पैथोजेंस होते हैं जो बाहर जाके एटमॉस्फेयर को ख़राब करेंगे, और अन्य ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी धरती है, जो हमारा वाटर बॉडी है, उनके लिए अच्छा नहीं है और उसमें रहने वाले जीवों के लिए भी अच्छा नहीं है। हेंस सीवेज हैज़ टू बी ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन ऑर्डर टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग बिफोर डिस्पोजल। ठीक है, तो इसी वजह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास ले जाकर पहले इन पानी को थोड़ा लेस पॉल्यूटिंग बना जाता है, थोड़ा कम गंदगी वाला बनाया जाता है, उसके बाद इसे कहीं नॉर्मल एटमॉस्फेयर में डिस्पोजल किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि जो हम इस ट्रीटमेंट में, इस वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में जिस माइक्रोब्स का यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये आपके हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उन सीवेज वाटर में। उस सीवेज में हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं और नेचुरली आपके उस सीवेज वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नहीं भी होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, तो उनकी संख्या हम इंक्रीज़ करते हैं उसमें एयर का फ्लो डाल के, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो उन माइक्रोब्स के फेवरेबल हम जब कंडीशन तैयार करते हैं तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जब तेज़ी से बढ़ती है तो वो उस पानी के अंदर प्रेजेंट जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनके डिकम्पोजिशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इस तरीके से आपका वो पानी क्लियर होता है और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है और पानी को लेस टॉक्सिक बनाता है, यानी कि कम जहरीला बनाता है और उसे अच्छा बनाता है। चलिए, देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, बट अमॉन्ग दीज 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ की रोल इन कीपिंग सीवेज क्लीन। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन इस 3 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक की रोल प्ले करते हैं सीवेज के क्लीनिंग में, सीवेज डिस्पोजल या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल इस 3 टाइप के बैक्टीरिया करते हैं, उन्हीं को हम अभी देखने वाले हैं। ईच ऑफ दीज बैक्टीरियाज कंट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस इन डिफरेंट वे, इंश्योरिंग मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक जो बैक्टीरिया है वो
ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस में अलग अलग तरीके से हेल्प करता है, ताकि वो इस बात का ध्यान रखता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर इस गंदे पानी का मिनिमल, बहुत ही कम से कम प्रभाव पड़े। वो इस बात का कह सकते हैं ख्याल रखता है। इसी वजह से उनको फिल्टर करने में, उस पानी को साफ़ करने में अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, या आप कह सकते हैं एक जिम्मेवार नागरिक है तो वो सोचता है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। इसी वजह से वो सोचता है इस पानी को जितना कम से कम हम टॉक्सिक बना सकते हैं उतना बना दे, ताकि जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो तो उस तरीके से हमारी प्रकृति को घाटा ना हो। अब तक हमने इतना तो क्लियर कर लिया ना भैया कि इसमें 3 तरीके के बैक्टीरियाज का काम पड़ता है। वही 3 तरीके के बैक्टीरियाज हैं जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट में बड़ा प्यारा सा हेल्प करते हैं। तो उनका नाम भी तो बता दीजिए, काहे लिए परेशान करते हैं। तो नाम समझिए, नाम के अकॉर्डिंग क्या है, नाम है उनका एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया और फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया, जो कि आपने नाम सुना होगा। तो एरोबिक, एनएरोबिक और फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया, इन 3 तरीके के बैक्टीरियाज को आप देख लेंगे जो कि आपके सीवेज के डिस्पोजल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसका काम हो जाएगा, उसके बाद हम चुपचाप से अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया की। तो समझिए ये क्या कह रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एरिएटेड एनवायरनमेंट इन मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि आज के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें कॉमनली तौर पर या कह लीजिए सामान्य तौर पर एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया डिग्रेड द कॉन्टामिनेंट्स इन द वेस्ट वाटर यूजिंग फ्री ऑक्सीजन इन द वाटर, देन टर्न इनटू द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो बैक्टीरिया है वो वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट कॉन्टामिनेंट्स को, प्रदूषक तत्वों को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उनको डिकम्पोजिशन करने को, उनको गलाने का प्रयास करता है उस वाटर के अंदर प्रेजेंट फ्री ऑक्सीजन का यूज करके। बात समझ में आई। देन टर्न इनटू द एनर्जी दैट कैन बी यूज टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, और उसके बाद उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिसका यूज वो खुद को ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि रिप्रोडक्शन करने में, अपनी संख्या को बढ़ाने में करता है। उस एनर्जी का यूज वो खुद को ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने में यूज करता है। चूंकि अपने आप को जब ग्रो करेगा तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को डिकम्पोज करेगा और अपनी संख्या को भी जब बढ़ाएगा तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने इस टास्क को, अपने इस काम को कर पाएगा। इसी वजह से उनका ग्रो होना भी ज़रूरी है, उनका अपनी संख्या को बढ़ाना यानी कि रिप्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए वो बैक्टीरिया करता है, ये फालतू में नहीं कर रहा। बाकी ये अपना वर्ड ही आपको ये जानकारी दे रहा है कि एरोबिक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी, और जब बात हम एनएरोबिक करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो प्रोसेस होती है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत आसानी से, बहुत पहले से पता होगी। तो चूंकि एरोबिक है इसी वजह से इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन मान लीजिए पानी में नहीं होता है, उस कॉन्टामिनेटेड वेस्ट वाटर में अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें मतलब एयर का फ्लो करते हैं, यानी कि उसमें, उस पानी में हम एयर फ्लो करते हैं ताकि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और उस बैक्टीरिया के हिसाब का इन्वायरमेंट हो पाए, उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट हो पाए, ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ाए, अपने आप को मल्टीप्लाई करे और सही तरीके से वो बैक्टीरिया अपना टास्क कंप्लीट कर पाए, यानी कि अपना काम कंप्लीट कर पाए, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़कर सिंपलर फॉर्म में ला पाए। यही पूरी बात है जो आपको बतानी है और आपने ये बातें अभी अभी जानी है। ठीक, तो यही लाइन आगे भी कही गई है कि दीज हेल्प्स द बैक्टीरिया टू कंप्लीट देयर टास्क, कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द एरोबिक बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द सीवेज वाटर टू डिकम्पोज टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सीवेज। ठीक है, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप राइटिंग यूज कर सकते हैं, वो आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पर भी कही गई है, माफ कीजिएगा हमारे फंबल के लिए। विच दे लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू
एनर्जी फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब भी वही हो गया, एक तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाना, प्यार करना, ठीक है, तो वही चीज़ें हो गई। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ एरिएटेड इन्वायरमेंट, वही बात हो गई, उस इन्वायरमेंट में ये प्रोसेस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एरिएटेड इन्वायरमेंट में ये प्रोसेस होती है। द इन्वायरमेंट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया हैज़ टू बी आइडियल फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन टू फैसिलिटेट, ठीक है, यानी कि वही बात कही जा रही है कि ब्रीडिंग के लिए जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है उस बैक्टीरिया को, वही इन्वायरमेंट उसके प्रॉपर अच्छी तरीके से किसी सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। इतनी छोटी सी बात काहे नहीं समझ में आ रही है आपको? तो सीधी सी बात है, जो इन्वायरमेंट उसको प्यार करने के लिए ज़रूरी है, अगर वैसा ही इन्वायरमेंट उसको मिल जाए तो वो उस इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरीके से किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन वो कर पाएगा। वो इन्वायरमेंट उसके लिए आइडियल इन्वायरमेंट है, आइडियल कह सकते हैं कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो किसी भी सब्सटेंस का बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन कर पाएगा, उसको सड़ा गला पाएगा, उसको मैन्योर में, उसको एनर्जी में, उसको बायोमास में, बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, और वो कह सकते हैं हाई टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर पाएगा। ये भी तो बहुत प्यारी सी लाइन है। हाई टॉक्सिक पहले बहुत अत्यधिक जहरीला था, उस अत्यधिक जहरीला से कम जहरीला में भी कन्वर्ट कर पाएगा। यही सारी चीज़ें हमने आपको बतानी है, आपने अभी भी जानी है। चलिए, अब छोटे शब्दों में कहा जाए कि ये करता क्या है तो वो समझ लीजिए। इस एरोबिक बैक्टीरिया का वर्क क्या है? तो देखिए, एरोबिक बैक्टीरिया, एक तो हम अगर पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ठीक है, वरना हम ऑक्सीजन कंटिन्यूअस मिक्स करते हैं ताकि उसके हिसाब की फेवरेबल कंडीशन बना पाए, ताकि वो अपनी संख्या, यानी कि वो जो बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा पाए। उसके बाद एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं और उसको खाकर कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास में, जिसे हम आसानी से फिर रिमूव कर पाते हैं, विच कैन बी रिमूव्ड। यही प्रोसेस है जो ये एरोबिक बैक्टीरिया करता है। ये चीजें हमने समझ ली। बात करते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया का क्या करता है, मतलब वो क्या करता है। तो वो क्या ही करेगा, वो बस जो भी कुछ करेगा भैया ऑक्सीजन की अब्सेंस में करेगा। तो आइए अब इससे कुछ करवा लेते हैं, काम धाम करेगा तभी ना काम चलेगा। जैसे हम नल्ला हूँ वैसे बैक्टीरिया थोड़ी ना नल्ला है। कितना दिन से हम सोच रहा कि टाइम से वीडियो बना के दे दूँ, लेकिन बिना गाली सुने हमारा काम ही ना होता। का बताऊँ, इसमें हमारी भी गलती ना है। जब सोचता कि ऐसा ऐसा टाइम पे ऐसा ऐसा काम करना है, लेकिन तब कोई ना कोई आकर टपक जाता, फिर हमने बहुत सारा काम हो जाता, फिर टाइम ही ना मिलता कि हम वीडियो बनाओ। ऊपर से भुलक्कड़ भी हूँ, भूल भी जाता। फिर शांति रहेगी तब ना हम बनाऊँ। का बताऊँ, थोड़ा ज़्यादा टट क्यों दुख ना समझिए हमारे, ज़्यादा रो मत मान जाओ। देखिए क्या कह रहा है, द anaerobic form of bacteria is regularly used to treat a sewage water. They are essentially used to produce methane from the slurry of waste substance and products. यानी कि यहाँ पे आपको फिर से पागल बनाया जा रहा है। पागल इसलिए बना रहा है कि जैसे एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है, इसमें ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमें कुछ बाहर से ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जो भी उस पानी के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो उसी का यूज करके अपना काम चला लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर कुछ बाहर से ऐड नहीं करना पड़ रहा है तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी? आप इसी प्रकार के बैक्टीरिया का ही यूज करेंगे जहाँ पे आपको बाहर से कुछ ऐड ना करना पड़े। इंसान जानते ही है कितना सोचता है कितना से कितना बचा लें, ऐड ना करना पड़े। तो बस वही वाला काम यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है उनका यूज रेगुलरली बेसिस पे होता है, रेगुलरली होता है, बड़ी मात्रा में होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो जब वाटर का सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनमें एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज बड़ी मात्रा में किया जाता है। दे आर एसेंशियली यूज टू प्रोड्यूस मेथेन। वो क्या करते हैं, वो इन वेस्ट वाटर में जो प्रेजेंट स्लरी होता है, यानी कि जब वो एकदम कीचड़ वाले फॉर्म में आ जाते हैं, स्लरी ऑफ वेस्ट का यूज करके, स्लरी ऑफ वेस्ट सब्सटेंस का प्रोडक्ट्स का यूज करके वो क्या बनाता है, मेथेन बना देता है। उस कीचड़ वाले सब्सटेंस का यूज करके वो मेथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रकार की एनर्जी है, ज्वलनशील एनर्जी है, खाना वाना बनाने में काम आती है।
प्यार से कहेंगे तो कह लीजिए बायोमास या बायोगैस, ऐसा नाम सुने उन्हें होंगे, उसी का काम करती है। ठीक है, तो वो गैस प्रोड्यूस कर देती है, इससे अच्छा का ही चाहिए। वो भी स्लरी ऑफ वेस्ट सब्सटेंस का यूज करके या स्लरी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके। ठीक है, कीचड़ जैसे, स्लरी का मतलब होता है कीचड़ जैसे सब्सटेंस का, प्रोडक्ट्स का जो इकट्ठा होते हैं उनका यूज करके। ठीक, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट जनरली फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस और गैसेस दैट कैन बी पुट टू बेटर यूज इन द फ्यूचर। यानी कि अब फ्यूचर की बात चल रही, देख रहे हैं, प्रेजेंट छोड़ के फ्यूचर में भाग रहा है। यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली तौर पर ऐसे सब्सटेंस या गैसेस के प्रोडक्शन में सुविधा प्रदान करते हैं जिनका भविष्य में आप बहुत बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप सीधी सीधी सी बात है, ये आपको भविष्यकालीन सपना दिखा रहा है कि इस तरीके के माइक्रोब्स के द्वारा, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा आप भविष्य में मेथेन गैस का प्रोडक्शन भी इसके थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू? इस एरोबिक बैक्टीरिया या कह लीजिए कचड़े का इस तरीके से डिकम्पोजिशन करके हम यहाँ से आप एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि कचरा बहुत मात्रा में क्रिएट होता है, तो एक बड़ी मात्रा में हम मेथेन को भी क्रिएट कर पाएंगे, जो कि एक संभावित ऊर्जा का स्रोत हमें दिख रहा है इसके माध्यम से। समझ में आ रही है ना? इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, भले करना धरना कुछ नहीं है। वही कहा जा रहा है कि मेथेन के प्रोडक्शन में एक, कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स भी है ये आपका कचरा वाला पार्ट, यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से जो गैसेस क्रिएट हो रही हैं वो वाला पार्ट। ठीक, उसके अलावा इसका मेन काम तो ये है ना कि ये फॉस्फोरस कंटेनेंट को बाहर कर देता है। यानी कि उस सीवेज वाटर में जो फॉस्फेरस सामग्री होती है, फॉस्फेरस के कंटेनेंट होते हैं, फॉस्फेरस वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको हटाने में बड़ा प्यारा मदद करता है। इसीलिए इसका अगर पूछा जाए कि मेन काम क्या करता है, तो एक तो मेथेन बनाता है, दूसरा फॉस्फेरस कंटेंट को बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया प्ले करता है। तो दो ही काम करता है, एक फास्फोरस को बाहर निकालता है, दूसरा मीथेन गैस रिलीज होती है। भैया वो तो डिकम्पोजिशन होगा, सड़े गलेगा, तो भैया वो तो निकलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये दोनों काम आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया के हैं। अब बच्चा है फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया, उसको भी देख लीजिए। उसके अंदर दोनों के गुण होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया के भी गुण होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया के भी गुण होते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है, आप प्यार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इससे अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको तो पता ही है, हम तो बदला नहीं हूँ, भीख मांग के हमको वीडियो अपलोड करना पड़ता है। 1-1.5 GB क्रॉस कर जाती है ये वीडियो, तो इसी वजह से माफ़ कीजिएगा। टाटा बाय बाय। बहुत आसान सी टॉपिक है ना फैसिलिटेटिव बैक्टीरिया, उसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। तो ठीक है, जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिल जाता है वो उस तरीके का अपना काम करना चालू कर देता है। बड़ा ही अच्छा इंसान है। ठीक है, टाटा बाय बाय। हमारी गलती के लिए हमें माफ़ करिएगा, हमारी देरी के लिए भी हमें माफ़ करिएगा। बाकी थोड़ा सा भीख भी मांग ले हम, थोड़ी क्यों भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तन्नी सा लाइक, थोड़ा सा कमेंट और प्यारा सा सब्सक्राइब करके चले जाइएगा।